कोरिया की एक होटल जिसमें 3000 कमरे हैं। ये पिरामिड जैसी दिखने वाली आलीशान होटल श्रापित है। 750 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद आज भी ये होटल वीरान पड़ी है और यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता। 1989 से इसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आज भी ये अपने पहले गेस्ट का इंतजार कर रही है और गेस्ट बस यही बोलते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या है इस श्रापित होटल का राज, आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया की ये शानदार इमारत इतनी वीरान पड़ी हुई है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप वाकई में यकीन करने लग जाओगे कि इस दुनिया में श्राप जैसी कोई चीज जरूर होती है। ऐसा श्राप जो अगर किसी चीज पर लग जाए तो इंसान के लाख कोशिशों के बावजूद भी वो श्राप हटता नहीं है और वो जगह वीरान की वीरान रह जाती है। देखो ये कोई मनगढ़ंत भूतिया कहानी नहीं है, ये एक एक्चुअल केस है और इसके बारे में जानकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो यार बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का मजेदार वाड़ू वीडियो। रेगुलर सी दिखने वाली बॉक्स जैसी बिल्डिंग्स के बीच में ये ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड जैसा विशालकाय होटल खड़ा है। वही बिल्डिंग जिसे लोग भूतिया मानते हैं, श्रापित मानते हैं। ये करीब 1083 फीट ऊंची है और ये फ्रांस के आईफिल टावर से भी ज्यादा ऊंची है। इसमें करीब 3000 कमरे हैं। इसमें कैसीनो और नाइट क्लब भी बना हुआ है। अब ऑब्वियसली इतनी बड़ी होटल है तो ये सारी सुविधाएं तो होंगी ही। मतलब सोच के देखो कि अगर ये होटल श्रापित नहीं होती तो शायद ये दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस होटल होती और ये दुनिया की टॉप बिजनेस होटल्स को टक्कर दे सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो करीब 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन ये बिल्डिंग अभी भी वीरान पड़ी है। पैसा बर्बाद। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी बेहतरीन इमारत किस कंट्री में हो सकती है तो आप किस देश का नाम गेस करोगे? ऑब्वियसली अमेरिका, चाइना। भाई यही तो सुपर पावर्स हैं और अब तो चाइना वैसे भी वर्ल्ड का सुपर पावर बन ही चुका है वायरस बना बना के। तो ये होटल है नॉर्थ कोरिया में। कोरिया को लोग DPR के नाम से भी जानते हैं। ये DP वो व्हाट्सएप वाली DP नहीं है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट जाते हैं और भाई कौन जाना चाहेगा ऐसी जगह पर। हाँ वहाँ से लोग आना जरूर चाहते हैं क्योंकि भैया अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, वहां पर अमेरिकी फिल्में देखने पर आपको फांसी की सजा दी जा सकती है। और अगर आपने नॉर्थ कोरिया में इंडिया की मूवी देख ली तो आपको वो लोग पकड़ के जेल में डाल देंगे। यहाँ पर दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, लोग नेटफ्लिक्स और OTT के मजे ले रहे हैं। लेकिन भैया आपको बता दूं नॉर्थ कोरिया में केवल 3 टीवी चैनल चलते हैं और उस पर भी जो प्रोग्राम आते हैं उन पर गवर्नमेंट पूरी नजर रखती है। मतलब ऐसा ही नहीं है कि आपने टीवी खोला और आप कुछ भी देख रहे हो। खैर मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर 3 लाख टूरिस्ट पर ईयर आते हैं जो बहुत ही कम है। अगर इसका कंपेयर बाकी देशों से किया जाए तो बाकी देशों में हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं जिससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन फिर दिमाग लगाने वाली बात तो ये है कि अगर यहाँ पर टूरिस्ट ही नहीं आते तो भैया होटल बनाया किसके लिए, और वो भी 3000 कमरों वाला। तो इस बात को समझने के लिए हमको टाइम ट्रेवल करके जाना पड़ेगा 1986 में। और टाइम ट्रेवल करने वाली ये टाइम मशीन ऐसे नहीं चलती, उसके लिए बटन दबाना पड़ेगा, वो भी आपको लाइक का बटन जल्दी से दबा दो। तो ये आ गए हैं हम 1986 में और मैं अभी भी बिल्कुल वैसा का ही वैसा हूँ। तो भैया यहाँ पर चल रहा है कोल्ड वॉर US और सोवियत यूनियन के बीच में। तो साउथ कोरिया था US की साइड और नॉर्थ कोरिया था यूनियन सोवियत की साइड। दोनों ने एक साइड पकड़ ली थी तो भैया दोनों पड़ोसी देशों में हो गई अनबन। और ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि हमेशा पड़ोसी देशों में अनबन बनी ही रहती है। यू नो व्हाट आई मीन। तो भैया साउथ कोरिया एकदम मॉडर्न हो रहा था, उसने शो ऑफ करना शुरू किया, नॉर्थ कोरिया को जलाना शुरू किया और उन्होंने बना डाली दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची होटल जिसका नाम था स्टैनफोर्ड होटल और ये सिंगापुर में थी। और उन्होंने 1988 का ओलंपिक भी होस्ट किया और सबको बता दिया कि भाई हम पूरी दुनिया के साथ हैं और नॉर्थ कोरिया को जला डाला। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन भैया नॉर्थ कोरिया भी पीछे थोड़ी रहने वाला था। उन्होंने 1989 मतलब 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स बनाया जो कुछ ओलंपिक जैसा ही था। और इस फेस्टिवल में बाहर के देशों से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आने वाले थे, इसीलिए उन्होंने चालू किया एक कंस्ट्रक्शन, इस होटल का कंस्ट्रक्शन। साथ ही उन्होंने अपने एयरपोर्ट को मॉडिफाई करके एक्सटेंड करके पूरा का पूरा स्टेडियम बना डाला। वो भी छोटा मोटा नहीं, 15,000 सीट वाला स्टेडियम। लेकिन भैया ये जगह थी श्रापित, यहाँ पर कर्स लगा हुआ था। तो 1987 से जो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ वो आज तक अधूरा का अधूरा ही है। मतलब इस होटल को बनाते समय इतनी परेशानियां आई कि किसी ने सोची ना होगी। यार मैं हर वीडियो में थारा भाई जोगिंदर को क्यों घुसड़ा देता हूँ। और 1992 तक पूरी कोशिशें करने के बाद भी ये होटल बन नहीं पाया। और उसके बाद भैया नॉर्थ कोरिया की जो इकोनॉमी थी उसकी बैंड बज गई। टोटल $750 मिलियन का खर्चा हो चुका था इस होटल को बनाने में और ये होटल था कि बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फाइनली इसे
इसे एक कर्ज होटल मान लिया गया। लेकिन फिर 2000 में आए किम जोंग इल, जो बिल्कुल नहीं थे इल, एकदम हेल्दी थे, और उन्होंने इस होटल के कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कर्ज की ऐसी की तैसी, और उन्होंने भैया इतना पैसा खर्च किया इस होटल को चमकाने में कि खर्च करते करते 11 अरब रुपए खर्च हो गए। और 11 अरब खर्च करने के बाद भी ये होटल केवल बाहर से चमचमाती हुई दिख रही है, अंदर तो ये खंडर ही है, ना बिजली है, ना पानी है, ना पेंट है। कोई अंदर जाएगा तो बोलेगा कि ये होटल नहीं भूत बंगला है, लेकिन बाहर से कोई भी देखेगा तो बोलेगा वाह क्या सीन है। अब मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा कि नॉर्थ कोरिया में एक तो वैसे ही ये सब कानून चलते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, और ऊपर से ये होटल वाला कांड इन्होंने जो कर दिया ना, उससे तो लगता है वहाँ सही में पागलपंती ही चल रही है। मतलब भैया जब होटल को तुमने अंदर से सही किया ही नहीं तो उसे बाहर से चमका क्यों दिया? देखो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने इतना पैसा इसलिए खर्च किया ताकि होटल फिर से चालू हो जाए। लेकिन भाई साहब 2021 तक, आज के दिन तक इस होटल में कुछ नहीं हो पाया। ना ये होटल कंप्लीट हो पाई, ना इसमें कभी कोई गेस्ट आया, ना इसका कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो पाया। इस पे कुछ स्पेशल टाइप का कर्ज लगा हुआ है, मे बी उस कर्ज का नाम होगा इनकम्प्लीट कर्ज। मतलब ये एक ऐसा श्राप होगा जो किसी काम पे अगर लग जाए तो वो काम कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। एनीवे लोग काम करते गए, पैसा फूकती गई सरकार, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती गई, तारीख पे तारीख आती गई, और फिर आ गया कोरोना। और उसके बाद तो भाई आप जानते ही हो पूरे देश, इकोनॉमी, दुनिया की ऐसी की तैसी हो गई। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने सोचा कि भाड़ में जाए होटल, उसका काम उन्होंने करना ही बंद कर दिया। अब नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट खुद सोचती होगी कि हमने इस होटल का काम शुरू करके एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। गुनाह से मुझे याद आया, ये दुनिया का ऐसा पहला देश है जहाँ पर 3 जनरेशन तक सजा दी जाती है। मतलब अगर आपसे कोई गलती होती है, आप कोई गुनाह करते हो, तो भैया आपकी 3 पीढ़ियों की वाट लग जाएगी। आपके परिवार के हर सदस्य को पकड़ के वही सजा दी जाएगी जो आपको मिल रही है। आपके घर के बूढ़े, माँ बाप, दादा दादी, छोटे छोटे बच्चे, सबकी जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और अगर आपको सजा नहीं भी मिलती, आप कोई गुनाह नहीं भी करते, तो भी आपकी जिंदगी बर्बाद है। क्योंकि यहाँ पर आपको केवल 28 तरीके की हेयर स्टाइल रखने की परमिशन है। वो 28 हेयर स्टाइल भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है। तो भैया अगर हमारे यहाँ के टिकटॉक बनाने वाले नॉर्थ कोरिया चले गए ना, तो उनकी 3 पीढ़ियों की वाट लग जाएगी। और केवल पुरुषों पर ही नहीं भैया, ये अत्याचार महिलाओं पर भी हो रहा है। वो भी कोई भी हेयर स्टाइल नहीं रख सकती, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है उन्हीं में से कोई एक हेयर स्टाइल उन्हें चूज करनी पड़ती है। हाँ बस इतनी छूट है कि अगर महिला शादीशुदा है तो फिर वो कैसी भी हेयर स्टाइल रख सकती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सन 2008 की बात है, नॉर्थ कोरिया को फर्टिलाइजर सप्लाई करना बाहर के देशों ने बंद कर दिया। तो अब उनके देश में फर्टिलाइजर मतलब खाद की हो गई बेहद कमी। और फसल उगाने के लिए नॉर्थ कोरिया की सरकार ने लिया एक कड़ा कदम। उन्होंने अपने नागरिकों से कहा कि अपना मल इकट्ठा करें, उसे फेंके नहीं, और गवर्नमेंट के अधिकारियों को अपना मल सौंप दे, जिससे वो बनाएंगे खाद, और इससे खाद की कमी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वाह, खैर ये तरीका कारगर भी था और ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट भी किया गया था। तो भैया घर का परिवार जब भी हकता था तो उसके मल को इकट्ठा करके गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दे दिया जाता था। मैं खुद सोच रहा हूँ कि एक्चुअली में ये काम किया कैसे गया होगा। और तुम खुद सोचोगे उसी इंसानी मल की बनी हुई खाद से हुई खेती और उससे उगी फसल को लोग फिर से खा रहे थे। मतलब गजब टाइप का रिसाइकिल किया है। तो भैया ये सारी बातें जानने के बाद मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं कभी नॉर्थ कोरिया जाऊंगा भी। कल को अगर मैंने गलती से कोई इंडियन सॉन्ग बजा दिया तो भाई मेरे पूरे खानदान को पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो ये थी नॉर्थ कोरिया की अजीबो गरीब दास्तान और उस 3000 कमरों वाली श्रापित होटल की पूरी कहानी कि आखिर कैसे अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बावजूद ना वो होटल कंप्लीट हो पाई, ना उसका कोई यूज हो पाया। आपको क्या लगता है एक्चुअली में क्या रीजन रहा होगा उस होटल के इनकम्प्लीट रहने के पीछे, जबकि नॉर्थ कोरिया की सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी? क्या वाकई में ऐसी कोई पैरानॉर्मल शक्ति थी जो उस होटल का काम कंप्लीट नहीं होने दे रही थी? ऐसा कहा जाता है कि वो होटल जिस जमीन पर बनी थी पहले वहां पर कब्रिस्तान हुआ करता था। तो यार बस आज की वीडियो में इतने ही। आई होप कि इस वीडियो को देखने में आपको मजा भी आया होगा और कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और हाँ अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।